तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में कहाँ थे हम लोग, चेक करो। ओम्स लॉ का डेरिवेशन हो गया था, तुम लोग देख लिए रिकॉर्डेड वीडियो। गुड, बहुत बढ़िया काम किया। ओम्स लॉ खत्म भी हो गया, ठीक है। देखो मेहनत किया काफी, कुछ कुछ बनाते रहते हैं, नहीं कुछ कुछ खुराफात करते रहते हैं। हाँ, आइए, गुड मॉर्निंग सर, आइए 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 सर, कैसे हैं, क्या हाल समाचार आपके, कहाँ थे आप? तो प्रीवियस क्लास में आए थे आप? हाँ, कहाँ मैसेज किए थे? नहीं, हमको मैसेज मिला वो एक दिन पहले का, उसके बाद का मैसेज कहाँ है? चलो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। आज का टॉपिक है रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी विद टेम्परेचर। ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में रेजिस्टेंस किस किस पैरामीटर पर डिपेंड करता है ये सब चीजें बताया था, ठीक। रेसिस्टिविटी को जस्ट फॉर्मूला से लिखा था, रेसिस्टेंस भी लिखा था, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो लेंथ पर डिपेंड करता था, एरिया पर डिपेंड कर रहा था। रेसिस्टिविटी था नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, रिलैक्सेशन टाइम। अब यहां पर तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, इसका टेम्परेचर से रिलेशन। तो यहां पे हम लोग सिंपली टेम्परेचर यदि इंक्रीज करते हैं किसी कंडक्टर का, तो उस कंडीशन में इंटरनल एनर्जी उसका इंक्रीज करता है। और उस कंडीशन में आप ऐसे समझो, सबसे बेस्ट जो तरीका जो आपको सिखाया है कि टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज करेगा तो थर्मल स्पीड इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज कर जाएंगे। जो सबसे इजी तरीका है, नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज किया, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाएगा। अब रिलैक्सेशन टाइम जब डिक्रीज किया तो ड्रिफ्ट स्पीड भी डिक्रीज कर जाएगा। और जो हम लोगों ने पढ़ा था, R इज इक्वल टू एम एल बाई एन ए ई स्क्वायर टाउ, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाएगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। देखो कितना इजी हो गया। अब इसी तरह से आ जाओ, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी, तो रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज कर जाएगा। कंडक्टिविटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज कर रहा है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगा। कितना इजी प्रोसेस है समझने का, सिंपली। अब इसको आप लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लो कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस, comma thermal speed of free electrons increases, which causes an increase in the number of collisions. As a result, relaxation time decreases, ठीक, comma Vd directly proportional to tau, Vd decreases, are directly, are inversely related to relaxation time, resistance increases, R is equal to rho L by A, so resistivity increases, conductivity reciprocal of resistivity, conductivity decreases। आ गया समझ में? ये पार्ट नोट कर लो, ये जो रफ वर्क है इसको नोट कर लो।
नोट कर लिया? हो गया? इरेज करें। तो अब ये जो फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस जो टाइम डिपेंडेंट है, तो रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज कर रहा है, जिसको लिख रहे हैं आर टी इज इक्वल टू आर डॉट वन प्लस अल्फा टी टू माइनस टी। अब ये दिमाग में आ सकता है इसका रिलेशन आया कहां से, और सिंपल है। मान लो एक कंडक्टर है जिसका लेंथ एल, रेजिस्टेंस आर, नॉट कर लो, एल नॉट कर लो। टेम्परेचर बढ़ाया, लेंथ इंक्रीज कर गया एट टी, रेजिस्टेंस एट टी। कहता है कि इंक्रीज इन लेंथ मींस एल टी माइनस एल नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट। सिमिलरली increase in resistance directly proportional to initial resistance. अब यहां पर also directly proportional to difference in temperature, डेल्टा थीटा कर दो, डायरेक्टली रिलेटेड टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, डेल्टा थीटा। अब इनको कंबाइन करो तो एल टी माइनस एल नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अल्फा एल नॉट डेल्टा थीटा। यहां भी इसको देखो तो आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अल्फा आर नॉट डेल्टा थीटा। इसका मतलब ये आर टी माइनस आर नॉट अल्फा आर नॉट, और ये डेल्टा थीटा को हम लोग लिख दे फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। तो देखो क्या यही रिलेशन आ जाता है? बोलो। यदि दिक्कत है, आ गया कंफर्म? नहीं आ रहा तो ऐसे लिखो, देखो। चलो एक स्टेप और कर देते हैं। आर टी इज इक्वल टू, कोई बात नहीं, आर नॉट राइट साइड में चला गया, प्लस अल्फा आर नॉट डेल्टा थीटा। आर नॉट कॉमन ले लो, वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा का मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। आया समझ में? यहां से ये रिलेशनशिप आता है। अब एक और रिलेशन निकाल सकते इसी तरह से, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी, तो रो टी इज इक्वल टू रो नॉट वन प्लस अल्फा टी टू माइनस टी वन। आया समझ में? यस नो? चलिए नोट कर लो। हो गया? नोट कर लिया? इरेज करें।
ये लिखा। तो आर नॉट क्या हो गया, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, आर टी रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक, एक और रिलेशन आ गया, कंडक्टिविटी इनवर्सली रिलेटेड है, तो साइन क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। आ गया समझ में, यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब एक रिलेशनशिप आता है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट हम जब निकालते हैं तो ये फॉर्मूला आता है। ये कैसे हम लोग यूज करते हैं, इसको आप लोग ऐसे कर सकते हो, जो हम लोगों ने लिखा आर टी, इसको आर वन लिख दे, आर नॉट 1 प्लस अल्फा, टेम्परेचर डिफरेंस 0 से ले रहे हैं कहां तक, T1 तक, तो हम लोग इसको लिख देंगे T1 माइनस 0। दूसरा R2, आर नॉट 1 प्लस अल्फा, टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस इनिशियल। इस वाले इक्वेशन को R2 से मल्टीप्लाई करो, इसको R1 से मल्टीप्लाई करो। तो पहले वाले को R2 से किया तो R1 R2 इज इक्वल टू आर नॉट R2 1 प्लस अल्फा T1। दूसरा वाला भी R1 R2 इज इक्वल टू आर नॉट R1 1 प्लस अल्फा T2। दोनों का LHS इक्वल है, RHS को इक्वेट कर दो, तो क्या बनेगा भाई, आर नॉट R2 1 प्लस अल्फा T1 इज इक्वल टू आर नॉट R1 1 प्लस अल्फा T2। आर नॉट कैंसिल, तो ये क्या बन गया, R2 प्लस R2 अल्फा T1 R1 प्लस अल्फा R1 T2। ठीक, सॉल्व करो, टी अल्फा वाले को एक साइड रखो। ठीक, अल्फा वाले को एक साइड रखोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा बताओ, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू अल्फा, RHS में ले गए तो क्या बना, R1 T2 माइनस क्या बनेगा, R2 T1। देन अल्फा बिकम्स R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 T2 माइनस R2 T1। है रिलेशन, चलो नोट करो। हो गया, नोट कर लिया। इरेज करें, ठीक। अब यहां पर ग्राफिकली आ जाओ, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ। तो ऑब्वियसली देखो, ये देखने से कैसा लग रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है।
तो मान लो कि यहां पर R0, R1, R2, R3, R4 ये क्या रहा है, ये इनिशियल वैल्यू है, ये नेक्स्ट वैल्यू, फिर R2, R3, R4 क्या हो रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। तो ग्राफ का नेचर इस तरह का बन जाए। R0 इनिशियल वैल्यू लिया, फिर R1 इंक्रीज किया, R2 इंक्रीज किया, R3, R4, R5 ऐसे इंक्रीज करता गया, सबके पिक वैल्यू को मिला दो तो ग्राफिकली ऐसा रिजल्ट आ जाए। आगे समझ में, आगे बढ़े। अब आ जाए, जैसे क्वेश्चन दे दिया कि कॉपर वायर है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस, 26.4 ohm at 80 degrees Celsius. Find the temperature coefficient of resistance of copper wire. बोलो क्या फॉर्मूला है, आर थीटा या आर टी, बात एक ही है। तो क्या रेजिस्टेंस बढ़ा, कहां तक गया, 80 तक गया, इज इक्वल टू क्या है, आर नॉट, क्या है 1 प्लस अल्फा, डिफरेंस कितना 80 माइनस 0, सीधा फॉर्मूला लग गया। रेजिस्टेंस 80 डिग्री सेल्सियस पर कितना है, 26.4, डाल दो, आर नॉट कितना है 20, 1 प्लस अल्फा हमको फाइंड करना है, और ये 80 मल्टीप्लाइड है अल्फा इंटू 80, तो ये कितना बन जाएगा, ये 20 प्लस अल्फा इंटू 80 इंटू 20, ये 26.4, सिंपल कैलकुलेशन। तो अल्फा इज इक्वल टू 26.4 माइनस 20 डिवाइड बाई 80 इंटू 20, सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। कितना आ गया, हाँ 0.004, यूनिट क्या हो गया, पर डिग्री सेल्सियस। बोलो आ गया, इरेज करें, जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर, हाँ 00, सॉरी 00, तो 4 × 10⁻³ एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ए मेटेलिक वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 120 ohm at 20 degrees Celsius. Find the temperature at which the resistance of the same metallic wire, same metallic wire डिफरेंट होगा, तो फिर हम लोगों ने जो अल्फा का वैल्यू निकाला R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1T2 माइनस R2T1 वो लगेगा। लेकिन सेम है तो डायरेक्टली वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्या है RT लिख देंगे ऐसे, इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ये बन गया हमारा RT इज इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा T2 माइनस T1, जिससे ये वैल्यू आ जाएगा RT माइनस R0 डिवाइड बाई R0 अल्फा T2 माइनस T1, या T2 माइनस T1 इज इक्वल टू RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई अल्फा R0। RT कितना है बोलो,
120। आर नॉट कितना है? नहीं, इनिशियल 120 है, फाइनली कितना है? 240। तो 240 माइनस 120 डिवाइडेड बाई अल्फा 2 इंटू 10⁻⁻⁴। आर नॉट 120। T2 माइनस T1, T1 कितना है? 20। तो T2 माइनस 20 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, ये कितना? 120 डिवाइड बाई 2 इंटू 120 इंटू 10⁻⁻⁴, और 20 ऐड हो जाएगा उसमें। 120 कट गया, कितना आ गया? T2 माइनस 20 इज इक्वल टू 120 कैंसिल, 1/2 इंटू 10⁻⁴ हो गया। तो ये T2 माइनस 20 इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे? सीधे 5000 होगा। नहीं हुआ 5000? तो 5000 और T2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 5020 डिग्री सेल्सियस। हो गया? इरेज करें, चेक कर लेते हैं क्या आंसर है भाई। यही है, क्लियर? चल, अब रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या है भाई? फॉर्मूला देखो, यही है, रो इज इक्वल टू एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ। क्या बताया था प्रीवियस क्लास में? ये नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन, मतलब लेंथ और एरिया से इंडिपेंडेंट है, रिलैक्सेशन टाइम, नंबर डेंसिटी और नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक, तो ये लिखा नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर, एन रिलैक्सेशन टाइम टाउ, और इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ कंडक्टर मींस लेंथ एंड एरिया। ठीक, अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितने भी अलॉयज हैं उनका रेसिस्टिविटी मेटल से ज्यादा होता है। अलॉयज लाइक कॉन्स्टेंटेन और मैंगनीन, ये दो अलॉयज स्टैंडर्ड, इसको हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने में यूज करते हैं। इसका रीजन यही है कि इसका रेसिस्टिविटी हाई होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होता है, और लिस्ट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशंस लाइक ह्यूमिडिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, इन सबसे इंडिपेंडेंट। जैसे हम आपको नेक्स्ट क्लास में या 2-3 क्लास के बाद मीटर ब्रिज वायर का, या हम एक प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट दिखाएंगे, उसके ऊपर जो वायर यूज करते हैं कॉन्स्टेंटेन और मैंगनीन का होता है। कॉन्स्टेंटेन और मैंगनीस, वो हमने इंस्ट्रूमेंट खरीद रखा 15 से 16 साल पहले, आज भी वो वायर वैसा ही का वैसा है। लिस्ट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशन, कितना भी टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ, वायर में कोई बदलाव नहीं, रस्टिंग नहीं होता है, वैसा ही का वैसा रहता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि वाई कॉन्स्टेंटेन, मैंगनीन, यूरेका, ये सब एलॉयज है, आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। तो आप सीधा आंसर लिखेंगे, दे हैव लार्ज वैल्यू या हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी, ठीक, लो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट, एंड लिस्ट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब इसी पर देखिए क्वेश्चन आया है, व्हाई एलॉयज लाइक कॉन्स्टेंटेन एंड मैंगनीन आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। ये 3 रीजन आपको लिख देना है। आगे समझ में? अब आ जाए नेक्स्ट है कि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का केस डिफरेंट है मेटल के केस से। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का, बंद करते रहे, बहुत ठंडी हवा आ रही है। तो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में बिल्कुल डिफरेंट कंडक्टर के केस से है।
कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी बढ़ता है। सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, रेसिस्टिविटी डिक्रीज कर जाता है। तो यहां पर देख लीजिए कि रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर, यहां पर क्या एक्सपोनेंशियल का पावर नेगेटिव है। इसका मतलब सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, रेसिस्टिविटी भी घटेगा और कंडक्टिविटी बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। अब इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, हम लोगों को यह चीज याद रखना है कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ का नेचर ऐसा होता है, e टू द पावर -x का, और e टू द पावर x का ग्राफ का नेचर ऐसा। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल का ग्राफ का नेचर ऐसा, नेगेटिव के ग्राफ का नेचर ऐसा। तो ऐसा ग्राफिकल नेचर ही देगा सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में। वही देखते हैं ग्राफ कैसा आता है। तो पहला हमारा है रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर, इसका ग्राफ देख लीजिए क्या है, एक्सपोनेंशियली घट रहा है। ठीक, इसका ग्राफ क्या होगा, सेम नेचर देगा, ये भी एक्सपोनेंशियली घटेगा। तीसरा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा, ऐसा ग्राफ कर। आ गया समझ में क्लियरली 100%? ये ग्राफ का नेचर याद रखना है टेम्परेचर के लिए। एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट ये सब पार्ट रहता है। हटाए, आगे बढ़े, ऑलरेडी पीडीएफ में है आपके पास। अब आ जाए रेसिस्टेंस, इसी को फिर एक जगह हमने लिखा है, जैसे कंबाइंड ग्राफ बना रहे हैं। तो इंसुलेटर सेमीकंडक्टर के लिए क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस घट रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी घट रहा है। ठीक, अब ये ग्राफ किसका नेचर है बताओ जल्दी से, कंडक्टर का केस है। ये ग्राफ कैसा बनेगा, लोएस का ग्राफ बन जाएगा। ठीक, तो ये सब ग्राफ का नेचर आपको याद होना चाहिए। रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, टेम्परेचर ग्राफ। तो जैसे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर बोल दिया, अब क्वेश्चन में कहीं कार्बन ऐड कर दे तो कार्बन भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, टेट्रावैलेंट जितने, इसलिए इसका भी ग्राफ का नेचर सेम रहेगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाए। अब देखो ग्राफ से क्वेश्चन कैसा पूछता है, कहता आईवी ग्राफ। आईवी ग्राफ का मतलब आई वाई एक्सिस के लॉन्ग, वी आई ग्राफ कहेगा तो वी वाई के लॉन्ग, आई वी वाई के लॉन्ग, पहले वाई लिखा जाता फिर एक्स। तो आई वी ग्राफ दे रखा T1 T2 के लिए, विच ऑफ द टू टेम्परेचर इज लोअर एंड वाई। तो पहले ये देखो ध्यान से, ये एंगल हमारा θ1, या इसको हम लोग मान ले θ2, इसको मान ले θ1। एंगल θ2 लेस देन θ1। θ1 का मतलब I बाई वी फॉर 2 लेस देन I बाई वी फॉर 1। I बाई वी कंडक्टेंस कहलाता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इसका मतलब R2 ग्रेटर देन R1। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, T2 ग्रेटर देन T1। कौन सा टेम्परेचर लोअर हुआ, T1। आ गया समझ में बनाने का तरीका, चलिए नोट कर लीजिए इसी तरह से। हो गया, इरेज करें।
चल तो देख लो रीजन भी क्या है, T2 ग्रेटर देन T1 है। चल इसको ऊपर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शो ऑन ए ग्राफ द वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विथ टेम्परेचर फॉर ए टिपिकल सेमीकंडक्टर। ग्राफ में रेसिस्टिविटी या टेम्परेचर का ऐसा है, तो अब कहता है कि ये कौन सा सेमीकंडक्टर एलिमेंट का ऐसा ग्राफ है। तो याद रखना है करंट वोल्टेज का ग्राफ देखिए ऐसा दे रखा है। इसमें क्या बताना है, बहुत सारी चीजें हैं, हम एक साथ लिख दिए। ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, नॉन लीनियर हो गए। इसका मतलब यहां यदि स्लोप बनाओगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव, और यहां स्लोप बनाओगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। इसलिए रेजिस्टेंस नेगेटिव वाला रीजन ये वाला पॉजिटिव रीजन। तो इसका मतलब जब करंट वोल्टेज का ग्राफ है तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव रेजिस्टेंस और फिर क्या रहा है, नेगेटिव रेजिस्टेंस। ऐसा नेचर सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर एलिमेंट के फॉर्म में जब हम लोग यूज करते हैं तो एलिमेंट के फॉर्म में सिंपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन यूज होता है, और जब कंपाउंड के फॉर्म में यूज करते हैं तो गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। लेकिन ये ग्राफ गैलियम आर्सेनाइड का है, दूसरा कैडमियम फॉस्फाइड भी होता है। लेकिन आप यहां सिंपली यही जान लेंगे कि ऐसा नेचर, ये याद रख लेंगे, ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली ग्राफ दे रखा है कि गैलियम आर्सेनाइड का ऐसा बिहेवियर हो। तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पूछेगा, ग्राफ देखोगे और सीधे बोल दोगे कि ग्राफ गैलियम आर्सेनाइड का है। आ गए समझ में? इसलिए हम लोग आंसर गैलियम आर्सेनाइड लिख देंगे। अब इसी तरह से ग्राफ में आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक। अब कहता है कि शो ऑन ए ग्राफ द वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विथ टेम्परेचर, बता ग्राफ से शो कर देना है। फिर कहता है हाउ डज वन एक्सप्लेन दिस बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर एंड द रिलैक्सेशन टाइम। तो क्या भाई, चार्ज कैरियर रिलैक्सेशन टाइम क्या बता रहा है, रेसिस्टिविटी क्वेश्चन है, तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला ये। अब इसमें क्या बता देना है कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज करने से रेसिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में क्या जाएंगे, तो नंबर डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो उस कंडीशन में सिंपली आप इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर आप लिख सकते हैं इस तरह से कि जैसे टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस उसका इंक्रीज करता है, ठीक, और नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर भी इंक्रीज करता है, जिसके कारण से उसका रेसिस्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। रेजिस्टेंस डिक्रीज तो रेसिस्टिविटी डिक्रीज, और रेसिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। नहीं तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि रेसिस्टेंस का या रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला ये है आपके लिए m/ne² टाउ। तो जब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम हट जाता है, ठीक। लेकिन इस कंडीशन में रेसिस्टिविटी जस्ट बिल्कुल टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा, तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, रेसिस्टिविटी क्या होगा बोलो, घटेगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। सिग्मा 1/ρ सिग्मा बढ़ जाएगा, और सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, नंबर डेंसिटी। इस कंडीशन में क्या होगा, नंबर डेंसिटी चार्ज कैरियर का इंक्रीज कर जाएगा। आ गया समझ में क्लियरली?
तो ये भी पार्ट जो जो क्वेश्चन आया वो सब हम लोग डील करते चल रहे हैं। ठीक, तो ग्राफ का नेचर कंडक्टर के केस में ऐसा हो गया, ग्राफिकली बता देंगे। सेमीकंडक्टर के केस में घट रहा है। ठीक, अब आ जाए, एक रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और सिंपल, ओम्स लॉ का ये वेक्टर फॉर्म है। तो ओम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है, तो सिंपली हम लोग एक कंडक्टर एज्यूम कर लेते हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, रेजिस्टेंस आर। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस हम सप्लाई देते हैं, करंट का फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है भाई? E इज इक्वल टू वी बाई एल। लिखो, E इज इक्वल टू वी बाई एल। देखो डेराइव हो जाएगा तुरंत। E इज इक्वल टू वी बाई एल लिख लिया। तो V इज इक्वल टू क्या बना? ई एल बन गया। देखो पहला इक्वेशन आ गया। अब दूसरा इक्वेशन, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? J इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। देखो, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I बाई A। हो गया क्लियर? तो I का वैल्यू क्या हो गया? J इंटू ए लिख लिया। सेकेंड इक्वेशन आ गया। चलिए, तो हम लोग ओम्स लॉ के क्या जानते हैं वैल्यू? V इज इक्वल टू आर आई। तो दोनों से मिल गया V और I। अब रेजिस्टेंस, तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए। हो गया, लिख लिया। अब यहां पर R इज इक्वल टू रो L बाई ए। अब रेजिस्टेंस को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, और यहां पे रेसिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। तो ये क्या हो गया? रो को नीचे ले आओ तो 1/σ बन जाए। बन गया तीन इक्वेशन। अब लिखो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आर आई। V का वैल्यू डालो, R का वैल्यू डालो, और I का वैल्यू डाल दो। सॉल्व करो। आया? अरे भाई इतना देर नहीं होगा। अरे V इज इक्वल टू आर आई। V का वैल्यू तुम्हारा ई एल, रेजिस्टेंस का वैल्यू L बाई सिग्मा ए, और करंट का वैल्यू J इंटू ए और ए कैंसिल, L और L कैंसिल, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। आ गया? आया समझ में? यस नो? तो ये ऑलमोस्ट हमारा इधर का पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट ये देख लो, तीनों रिलेशन से आ गया। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन में देखो, डिफाइन द टर्म कंडक्टिविटी पढ़ लिया, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, SI यूनिट लिख लेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मतलब रेसिस्टिविटी। ओम्स लॉ को डेराइव कर दे, R इज इक्वल टू ML बाई NAE स्क्वायर टाउ, और वहां से रेसिस्टिविटी निकालो और कंडक्टिविटी निकालो। मैंने ओम्स लॉ का डिडक्शन, हेंस ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ा लंबा क्वेश्चन आ गया, काफी लेंदी हो गया। ठीक, तो इस
और यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्लास के, ये कल के क्लास में पढ़ेंगे लिमिटेशंस वगैरह कि ओम्स लॉ कहाँ कहाँ पर फेलियर है, और फिर ये कार्बन रेजिस्टेंस है, ये भी हम लोगों का कलर कोड वाला पार्ट है। ये कलर कोड से आप रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं, कल के क्लास में ही पढ़ेंगे। और एक ग्रुपिंग ऑफ सेल्स आ जाएगा पार्ट, तब फिर जाके हम लोग किरचॉफ्स लॉ और सर्किट एनालिसिस यूज करेंगे।